नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है और इसमें अधिकतम संख्या 250 होती है। इसमें से जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आने वाले सदस्य हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर 238 होती है, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या फिर अनुभव रखते हैं। तो आइए बात करते हैं कि निर्वाचन के बारे में। कैसे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वही निर्वाचन करते हैं। इन सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान के अनुसार होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, यानी कि यह निरंतर कार्य करता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसका यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कोई भी सदस्य आएगा तो 6 साल के बाद वह सेवानिवृत्त हो जाता है और एक साथ सभी सदस्य सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, इसलिए यह निरंतर कार्य करता रहता है। हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और उसी समय 1/3 सदस्यों को फिर से निर्वाचित करके भर लिया जाता है। तो इसकी संख्या हमेशा बराबर रहती है। तो एक साथ सभी सदस्य सेवानिवृत्त नहीं होते हैं, इसलिए यह निरंतर कार्य करता रहता है, कभी भी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं राज्यसभा के सभापति के बारे में। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, वैसे ही राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं और इनका उपसभापति इन्हीं के बीच से चुना जाता है। लेकिन सभापति जो होता है वह इनके बीच से नहीं चुना जाता है, बल्कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसको उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन तो नहीं मिलता है, लेकिन जब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तो उसका वेतन और भत्ता जो होता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और उसके वेतन और भत्ते राष्ट्रपति के हिसाब से मिलते हैं। और इसी तरह से जो उपसभापति होता है अपना त्यागपत्र सभापति को दे सकता है। यदि उपसभापति त्यागपत्र न दे और उसे उस पद से हटाने की आवश्यकता महसूस हो तो राज्यसभा के बहुमत से उसको हटाया जा सकता है। किसी कारणवश यदि सभापति उपस्थित नहीं होता है तो उसके कर्तव्यों का पालन उपसभापति करता रहता है। राज्यसभा में किसी राज्य से आने वाले सदस्यों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जिस राज्य की जितनी ज़्यादा जनसंख्या होती है वहाँ से उतने ज़्यादा सदस्य राज्यसभा में चुने जाते हैं। और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में 2003 में संशोधन किया गया और उसमें यह जोड़ा गया कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा सदस्य के लिए किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य का मूल निवासी हो। यानी कि चाहे जिस राज्य का मूल निवासी हो और किसी और राज्य से अगर वह लड़ना चाहता है या फिर अपने ही राज्य से लड़ना चाहता है तो वह चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा के पास एक एकात्मक शक्ति होती है कि वह भारत के अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। देखिए, राज्यसभा में जो केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्य आते हैं वह केवल 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां से सदस्यों को चुना जाता है। वे हैं दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर। संविधान के अनुसूची 4 में राज्यसभा के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से आने वाले सदस्यों की संख्या का आवंटन लिखा गया है। यानी कि किस राज्य से कितने सदस्य आएंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य आएंगे, इन सभी सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में लिखा गया है। अनुच्छेद 249 के अनुसार
यदि राज्यसभा को लगता है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाना चाहिए, तब वह उपस्थित सदस्यों के जो वोट करने वाले सदस्य हैं, जो उपस्थित हैं, उन सदस्यों के 2/3 सदस्यों के बहुमत से एक संकल्प पारित कर सकता है और उसके बाद उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से ज़्यादा समय तक के लिए नहीं हो सकता है। आपातकाल की स्थिति में केंद्रीय संसद किसी भी राज्य सूची के विषय पर किसी भी क्षेत्र के लिए या पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है, लेकिन आपातकाल हटने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक वह कानून लागू रहता है। अनुच्छेद 252 के अनुसार कोई 2 या फिर 2 से अधिक राज्य अगर एक प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना चाहिए, तो केंद्रीय संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अनुसार किसी और देश के साथ कोई समझौता है, उस समझौते को पूरे देश में लागू करने के लिए किसी भी राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा कानून बना सकती है। इसी के साथ राज्यसभा का विषय आज समाप्त हुआ। अब अगले वीडियो में संसद के कुछ अन्य भागों पर बात करेंगे, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या संबंध है, अगर दोनों के बीच में जो है मतभेद हो रहा है तो कैसे एक संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, इस पर बात किया जाएगा। यानी कि अगले वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ देखा जाएगा, जो इन दोनों में कॉमन होता है।